Hello students, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में आपके कंप्लीट टॉपिक्स एंड कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज रहने वाला, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले तो यूरो केंद्रवाद के बारे में बताना है। जो आपके यूरो केंद्रवाद की अवधारणा है उसके बारे में, उसको परिभाषित करना है, उसके बारे में बताना है कि यूरो केंद्रवाद क्या है। फिर हमें जो हमारा यूरो केंद्रवाद है उसमें क्या क्या समाधान किए जाने चाहिए और उनके क्या क्या तरीके हैं उस चीज के बारे में हमें बताना है। साथ ही जो एंटोनियम प्रामशित जी थे उन्होंने उनका एक सांस्कृतिक आधिपत्य नाम का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तो उसके बारे में भी हमें आपका इस आंसर में बताना है। तो चलिए इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेते हैं। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो आपकी राजनीति है, जो आपका राजनीति शास्त्र है, वो आपका उसमें आपके विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण है उनके माध्यम से ही हम आपके राजनीति का अध्ययन करते हैं। तो जो आपके राजनीतिक विचार होते हैं वे आपके परिवर्तनशील होते हैं, वे आपके समय की विविधता के साथ साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें आपके कुछ जैसे यूरो केंद्रवाद जैसे जो आपके विचार हो गए वे आपके लंबे समय तक वैश्विक राजनीति की समझ को प्रभावित करते हैं। और जो एंटोनियम ग्राम्सी जी थे वे आपके एक विचारक रहे थे अच्छे, और एक दार्शनिक भी रहे थे। उन्होंने सत्ता और सांस्कृतिक के संबंध को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी, जिसमें उन्होंने जो उनकी प्रमुख अवधारणा थी उसको हम सांस्कृतिक आधिपत्य के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे यूरो केंद्रवाद की परिभाषा और तुलनात्मक राजनीति में इसके समाधान। तो सबसे पहले हम आपको ये देखेंगे जो आपका यूरो केंद्रवाद है, आखिर यूरो केंद्रवाद है क्या। फिर हमें बताना है जो हमारे तुलनात्मक राजनीति है इसमें यूरो केंद्रवाद के क्या क्या समाधान है। तो सबसे पहले हम आपका यूरो केंद्रवाद देख लेते हैं, यूरो केंद्रवाद की परिभाषा देख लेते हैं आखिर यूरो केंद्रवाद क्या होता है। तो जैसे कि आप जान सकते हो जो आपका यूरो केंद्रवाद शब्द है तो इसमें ही आपका जो स्टार्टिंग में ही देख सकते हो आप यूरो प्लस केंद्रवाद, अर्थात यहाँ यूरो से जो आपका अर्थ निकला वो आपका यूरोप से है, और जो केंद्रवाद है वो आपका पश्चिमी देशों से होगा। तो इसमें यूरोप और जो पश्चिमी देश हो गए उनकी संस्कृति, इतिहास, मूल्य और विकास को सर्वोच्च माना जाता है। तो यूरो केंद्रवाद में आपका जो भी आपके यूरोप और पश्चिमी देशों की संस्कृति, इतिहास हो गए उनको ही आपको सर्वोच्च माना जाता है यूरो केंद्रवाद में। और जो अन्य देश हो गए जो यूरोप और पश्चिमी देशों से अलग देश हो गए उनके जो अनुभव और दृष्टिकोण है उनको बहुत ही कम महत्व दिया जाता है, उनको बिल्कुल ही गौण या निम्न मान लिया जाता है। और जो आपका यूरो केंद्रवाद है ये हमें बताता है कि यूरोप पे आधुनिकता ही सच्चा विकास है और बाकी समाजों को तभी आधुनिक माना जाता है जब वे यूरोप की तरह बने। अर्थात एक तरीके से आप ये कह सकते हैं यूरो केंद्रवाद यूरोप और पश्चिमी देशों को सर्वोच्च बताता है और जो अन्य देश हो गए उनको आपका कुछ नहीं समझता है। तो अब हम आपका तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद का प्रभाव देख लेते हैं। तो जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है इसमें यूरो केंद्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही रहा है कि राजनीतिक संस्थाओं, शासन प्रणाली, लोकतंत्र, राष्ट्र राज्य और विकास के मानकों का मूल्यांकन अक्सर पश्चिमी देशों की कसौटियों के आधार पर किया जाता है। और जो ये हो गए इससे आपका अफ्रीकी, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो राजनीतिक अनुभव है उनकी उपेक्षा भी होती है। तो ये आपके तुलनात्मक राजनीति में जो यूरो केंद्रवाद का प्रभाव था उसको हमने देख लिया। अब हम आपका यूरो केंद्रवाद के समाधान के तरीके देख लेते हैं, जिसमें आपका जो सबसे पहले मेथड आता है, जो अप्रोच आती है वो आपकी बहुसांस्कृतिक अप्रोच आती है। इसमें
विभिन्न प्रकार की संस्कृति और समाजों की राजनीतिक प्रणाली और विचारधाराओं को समान मान्यता देना। तो जो आपकी बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण है, इसमें आपका सबसे पहले जो आपकी सबसे पहली कमी यही थी कि वो अपने यूरोप को ही बेस्ट मानता था और अन्य देशों को कुछ नहीं समझता था। तो सबसे पहले तो इसकी यही कमियां दूर की जाए कि जो विचारधारा है विभिन्न प्रकार की, उनको समान मान्यता दे, जिससे कि ये भी पता चल सके कि लोकतंत्र, न्याय, राज्य जैसी जो अवधारणाएं हैं वे हर समाज में अलग अलग रूपों में विकसित हुई है। तो ये आपका प्रथम दृष्टिकोण होगा बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये आपका समाधान का पहला तरीका था। दूसरा आपका जो तरीका आता है वो आता स्थानीय संदर्भों को महत्व देना, जिसमें कि जो आपका कोई समाज या राजनीतिक प्रणाली होती है उसका जो भी निष्कर्ष निकालना होता है, उनका जो भी उसके बारे में डिस्कस करना होता है, जो भी उसका विश्लेषण करना होता है, वो उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में करना होता है। उदाहरण के लिए आप ये भी मान सकते हो जैसे कि भारत का पंचायत तंत्र होगा और जो अफ्रीका की पारंपरिक शासन प्रणाली है, ये आपके स्थानीय संदर्भों को महत्व देने के एक उदाहरण हो गए। थर्ड आपका जो आता है वो आपका ग्लोबल साउथ के अध्ययन को बढ़ावा देना आ गया, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे जो देश है वे आपका उनकी क्या राजनीति रहे और उनकी स्वतंत्रता के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, और जो उनके अनुभव है उनको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भी देखना चाहिए। फोर्थ आपका जो तरीका आता है वो आपका वैकल्पिक सिद्धांतों का विकास आता है, जिसमें जो पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत है उनके विकल्प के विकास में स्थानीय और स्वदेशी विचारों जैसे कि आपका गांधीवाद हो गया, अफ्रीकी उम्बुट दर्शन हो गया, उन सभी को विकसित करना या फिर उनके बारे में जो भी अध्ययन है वो अध्ययन करना। तो ये आपके समाधान के कुछ तरीके हो गए। अब हम आपका देख लेते हैं एंटोनियम ग्राम्शी और सांस्कृतिक आधिपत्य है, कल्चरल हेगेमोनी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका एंटोनियम ग्राम्शी का परिचय देख लेते हैं। आखिर एंटोनियम ग्राम्शी आपके कौन थे? तो जो आपके एंटोनियम ग्राम्शी थे उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, प्रिजन नोटबुक्स। तो उनका जो ये ग्रंथ था, इस ग्रंथ की वजह से ये आपके एक विश्व प्रसिद्ध आपके महत्वपूर्ण चिंतक बन गए। तो जो एंटोनियम ग्राम्शी थे उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। ये आप इनका जन्म आपका इटली में हुआ था। इटली का आपका एक छोटी सी सिटी है, उसके अंदर आपका एंटोनियम ग्राम्शी जी का जन्म हुआ था और वे एक मार्क्सवादी चिंतक और राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। और जो इनकी प्रिजन नोटबुक्स नामक जो ग्रंथ था उसको इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था और इसमें आपको उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए, जिनमें आपका सांस्कृतिक आधिपत्य भी एक सिद्धांत माना जाता है। तो हमें आज की वीडियो में आपका सांस्कृतिक आधिपत्य के बारे में भी पढ़ना है। तो सांस्कृतिक आधिपत्य क्या है उसको देख लेते हैं। जो आपका एंटोनियम ग्राम्शी जी ने सांस्कृतिक आधिपत्य को इस रूप में परिभाषित किया है कि उन्होंने कहा यह आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी पूंजीपति वर्ग होता है वो अपनी विचारधारा के समाज के सभी वर्गों पर इस प्रकार थोप देता है कि ये आपका स्वाभाविक या सामान्य लगने लगता है। इसलिए जो आपका जो वर्ग होता है वो बिना बल प्रयोग के भी समाज पर नियंत्रण बनाए रखता है। तो ये आपका सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा होगी। इसके कुछ मुख्य बिंदु है, उन बिंदुओं को देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है विचारधारा के माध्यम से नियंत्रण। जो सत्ता होती है वो केवल आपके हथियारों से नहीं बल्कि शिक्षा, मीडिया, धर्म, परिवार जो आदि है इनके माध्यम से भी चलती है। और जो आपकी संस्थाएं होगी जनमानस में उस विचारधाराओं को भर देती है जो सत्ताधारी वर्ग के हित में आती है। तो ये आपका प्रथम बिंदु होगा। सेकंड जो आपका आता है वो सहमति बनाना होता है, कंसेंट बनाना। तो ग्राम्शी जी कहते हैं कि जो सत्ताधारी वर्ग होता है वो अपनी विचारधाराओं को सामान्य या तार्किक साबित कर देता है, तो जो लोग होते हैं वे स्वेच्छा से उसका पालन करने लगते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो प्रतिरोध की आवश्यकता आती है, जिसमें सांस्कृतिक आधिपत्य को समाप्त करने के लिए वैकल्पिक विचारधारा और संस्कृति का निर्माण करना जरूरी होता है। इसे उन्होंने काउंटर हेजेमनी भी कहा है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका यूरो केंद्रवाद और सांस्कृतिक आधिपत्य है, ये दोनों आपकी एक प्रकार की इस प्रकार की अवधारणा है कि इससे हमें पता चलता है कि सत्ता केवल राजनीतिक या सैन्य नहीं होती बल्कि वो अपने विचारों, संस्कृति के स्तर पर भी काम करती है। और जो आपका सांस्कृतिक आधिपत्य है उससे हमें पता चलता है कि जो आपकी ये विचारधारा होगी और जो भी संस्कृति के माध्यम हो गई उनसे सत्ता कैसे काम करती है, उन पर क्या प्रभाव पड़ती है और उन्हें कैसे चुनौती देती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया उससे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की प्रासंगिकता पूछी गई है
और साथ ही राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में पूछा गया है। और जो राजनीतिक व्यवस्था के उपागम है उनके बारे में हमें आपका आलोचना के साथ विश्लेषण भी करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो जो आपकी कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तुलनात्मक राजनीति जो है उसमें आपके विभिन्न प्रकार की राजनीति की तुलना की जाती है। जो आपके विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली होगी, जो उनकी संस्थाएं होगी, उनके बीच जो भी अध्ययन किया जाता है, उनके बीच जो भी संबंध देखा जाता है, उसको ही हम आपका तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो इसका जो आपका ये तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होगा, इसके लिए आपके कई विभिन्न प्रकार के अप्रोच या उपागम भी है। तो जिसमें से आपका राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था उपागम भी एक दो मुख्य आपके अप्रोच हो गई, दो मुख्य आपके उपागम हो गए। और जो आपके दोनों ही उपागम है ये प्रक्रिया ये व्यापक सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे जो आपकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है उसकी प्रासंगिकता क्या रही है। तो सबसे पहले हम आपका ये देखेंगे जो आपकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है कि वो है क्या। तो जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, ये यही चाहती है कि जो राजनीति और अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो ये जानने के लिए हमें आपका राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि वो राजनीति और अर्थव्यवस्था किस बिंदु पे जुड़ी हुई है ये जानना होता है। इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आर्थिक नीतियों, संसाधनों का वितरण और विकास की प्रक्रिया राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होती है। और जो आपकी राजनीतिक ताकतें होती है वे आर्थिक ढांचे से जुड़ी हुई भी होती है। तो ये तो हमने आपका देख लिया राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या थी। अब हम आपकी तुलनात्मक राजनीति में इसकी प्रासंगिकता भी देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है राज्य और बाजार के संबंध की समझ। तो आपका जो ये उपागम है ये हमें बताता है कि किसी देश में राज्य, गवर्नमेंट किस हद तक बाजार मार्केट को नियंत्रित करता है या उससे नियंत्रित होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो राज्य और बाजार के बीच जो भी संबंध है उस संबंध के बारे में पता चलता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका नीति निर्माण में आर्थिक कारकों की भूमिका आती है, जैसे कि आपकी कर व्यवस्था हो गई, रोजगार नीति हो गई, या जो आपकी सब्सिडी या निजीकरण वगैरह हो गए। इन सभी में राजनीति और अर्थशास्त्र की एक गहरी भूमिका भी होती है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका विकास और असमानता का अध्ययन आता है। इससे हमें पता चलता है कि जो आपके कुछ देश होते हैं वे तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन जो आपके कुछ अदर देश होते हैं वे विकासशील या गरीब ही रह जाते हैं। फोर्थ जो आपका आता है वो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव आता है। जो आपका आज का टाइम है वो आपका वैश्वीकरण का युग है। इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम से हमें पता चलता है कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं होगी, जैसे IMF हो गई, WTO हो गई, विश्व व्यापार संगठन आदि हो गई, ये सभी देशों की आंतरिक राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपका चीन का मॉडल है, जिसमें चीन ने एक राज्य नियंत्रित पूंजीवाद अपनाया है और जहां की आपका जो आर्थिक विकास है उसके साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी बना रहा है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका भारत का आर्थिक उदारीकरण आता है, जो कि आपका 1991 में शुरू हुआ था। और जो आपका ये निर्णय था ये राजनीतिक था, लेकिन इसके आपके कुछ व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी थे। इतना ये हमने आपका देख लिया तुलनात्मक राजनीति में इसकी प्रासंगिकता। अब हम आपका राजनीतिक व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपका सरकार, कानून, संस्थाएं और नागरिक आपस में क्रियाशील होते हैं। और जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था होती है इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वे आपके डेविड स्टन जी माने जाते हैं। और उन्होंने राजनीति को एक इनपुट आउटपुट प्रक्रिया के रूप में भी जाना है, अर्थात आना और जाने वाली प्रक्रिया के रूप में भी देखा है। इसके कुछ आपकी मुख्य विशेषता है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा, जहां जनता की मांग इनपुट और जो आपका नीति के प्रारूप जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको उन्होंने आउटपुट के रूप में बताया। सेकंड जो आपके आती है वो समाज के अन्य तंत्रों से संबंध आता है, जिसमें जो आपका उपागम था इससे ये बताता है कि राजनीतिक प्रणाली समाज के अन्य प्रणालियों के साथ कैसे जुड़ती है। थर्ड जो आपका वो आता है वो आपका स्थिरता और अनुकूलन आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई राजनीतिक प्रणाली समय के साथ साथ कैसे बदलती है और उसमें जो भी आपके उसके सामने जो भी चुनौतियां आती है उन सभी चुनौतियों के बारे में हम आपका पता लगाते हैं। तो इसका कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है अत्यधिक अमूर्तता। जो आपका ये उपागम है ये आपका बहुत ही सैद्धांतिक हो जाता है और ये आपका व्यवहारिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है। सेकंड जो आपका आता है वो राजनीतिक संघर्ष की अनदेखी आती है, जिसमें सत्ता संघर्ष, वर्ग विभाजन और वैचारिक टकराव जैसे जो मुद्दे हैं वे उनको पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है।
थर्ड जो आपका आता है वो आपका पश्चिमी मॉडल पर आधारित आता है, जो कि आपके जो एशिया और अफ्रीका जैसे जो देश थे उनकी तरह ही आपका बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता है। इसके उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे कि आपका अमेरिका होगा। अमेरिका में आपका ईस्टर्न का मॉडल राजनीतिक प्रणाली में प्रभावी रूप से लागू होता है, जहां आपकी जो इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया उसको स्पष्ट रूप में देखा जाता है। दूसरा ये आपका भारत में भी पाया जाता है। ये आपका कुछ हद तक भारत में उपयोगी माना जाता है, लेकिन जाति धर्म क्षेत्रीयता जैसी जो जटिलता है उसके सीमित उपयोग को ये दर्शाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है वो इसी उद्देश्य से उसका अध्ययन करने से हमें यही पता चलता है कि केवल राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि राजनीति वो किस प्रकार समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और दूसरा आपका जो आपका राजनीतिक व्यवस्था उपागम है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं को समर प्रणाली के रूप में देखने की कोशिश करता है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें आपका सत्ता संघर्ष और विविधता की जो जटिलता है उनकी उपेक्षा भी की जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे राजनीतिक संस्कृति के बारे में पूछा गया है और जो आपकी नागरिक संस्कृति है उसके बारे में भी हमसे पूछा गया है। साथ ही जो आपके आलमंड और वारबा की राजनीतिक संस्कृति है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था होगी वो आपके सांस्कृतिक संस्थागत दृष्टिकोण से तो हमें उसका पता लगता ही है, साथ ही उससे हमें ये भी पता चलता है कि वो नागरिकों की राजनीति के प्रति सोच, व्यवहार और भागीदारी कैसी रही है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। तो राजनीतिक संस्कृति, आप राजनीतिक संस्कृति को एक मूल्य, विश्वास या दृष्टिकोण किसी भी रूप में मान सकते हो। राजनीतिक संस्कृति में किसी समाज के नागरिकों को उनके राजनीतिक परिवेश से जोड़ा जाता है और जो राजनीतिक संस्कृति है इसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि लोग राजनीति को कैसे समझते हैं और उसमें कितना विश्वास रखते हैं। तो जो गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बर जी थे वे आपके इसके एक प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और उन्मुखता को दर्शाता है। तो ये हमने आपका राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा देख ली। अब हम आपका देख लेते हैं जो आपका आलमंड और वर्बा की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है उसको देख लेते हैं। तो दोनों ने अपनी एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, द सिविक कल्चर 1963। तो उसमें इन्होंने इसके बारे में आपका जो ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया उसमें इन्होंने 5 देशों का अध्ययन किया था। एक आपका अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी, फिर इटली और मैक्सिको। तो उसमें उन्होंने कई राजनीतिक संस्कृतियां बताई थी, जिसमें आपका सबसे पहला आता है पारंपरिक राजनीतिक संस्कृति, जिसमें नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था या उसकी प्रक्रियाओं की बहुत कम जानकारी होती थी। साथ ही जो वे राजनीतिक गतिविधियां होती थी उसमें भाग नहीं लेते थे और वे अपने स्थानीय परिवेश तक ही सीमित रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो पारंपरिक जनजातीय समाज होगा या अफ्रीका व एशिया के जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए उनको आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। सेकंड जो आपका आया था वो आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर आता है, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। तो इसमें आपका नागरिक राजनीतिक व्यवस्था को जानते तो है, लेकिन वे केवल आपका आदेश पालन करने वाले ही होते हैं। वे आपके सरकार को एक सत्ता शक्ति के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन खुद को उससे अलग भी समझते हैं। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि पूर्ववर्ती तानाशाही आदि। थर्ड आपका जो आता है वो आपका सहभागी राजनीतिक संस्कृति आती है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें जो नागरिक होता है वो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेता है, वोट भी डालता है, आंदोलन भी करता है और चर्चाएं भी करता है, और साथ ही वो अपने आप को राजनीतिक का हिस्सा भी मानता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि अमेरिका का होगा, ब्रिटेन का होगा, ये सभी आपके जो लोकतांत्रिक और विकसित देश होते हैं ये आपके सहभागी राजनीतिक संस्कृति के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। तो इसमें आपका जो आपका आता है वो आपका सिडनी वर्बा की नागरिक संस्कृति भी आती है, जिसे हम सिविक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो सिविक कल्चर था उससे हमें पता चला कि जो भी लोकतंत्र होता है, जो भी उसमें डेमोक्रेसी होती है, वो आपकी हमेशा स्थिर रहती है और ये आपका 3 प्रकार की संस्कृतियों का संतुलित मिश्रण होता है। तो उसको ही हमने आपका सिविक कल्चर कहा है, या आपका जो नागरिक संस्कृति है उसको हमने बताया है। और जो इसके प्रतिपादक थे, इसके प्रतिपादक को हम सिडनी वर्बा जी के नाम से जानते हैं। तो सिडनी वर्बा जी ने ही नागरिक संस्कृति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो अब हम आपके सिविक कल्चर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संतुलित भागीदारी, जो कि जो लोग होते हैं वे राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं,
लेकिन अत्यधिक उग्र नहीं होते हैं। सेकंड आपका सहिष्णुता आता है, जिसमें विभिन्न मतों और राजनीतिक विचारों के प्रति सहनशील दृष्टिकोण होता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका संस्थाओं में विश्वास होता है, जिसमें नागरिक संसद, न्यायालय और संविधान जैसी जो संस्थाएं उनमें विश्वास रखते हैं। फोर्थ आपका संवाद और आलोचना की स्वतंत्रता आता है, इसमें जो नागरिक होता है वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहता है और सरकार की आलोचना भी करता है। फिफ्थ आपका सामाजिक पूंजी आता है, जिसमें नागरिक समाज में विश्वास, सहयोग और भागीदारी का उच्च स्तर होता है। तो ये हमने आपकी नागरिक संस्कृति की विशेषताएं देख ली। अब इसका कुछ महत्व देख लेते हैं। तो जो वर्मा जी थे, जो आपके वर्मा जी ने कहा था कि नागरिक संस्कृति लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो आपका न तो निष्क्रियता की ओर झुकती है और न वो आपका अंध आज्ञाकारिता की ओर झुकती है, और न ही वो आपका उग्र भागीदारी की ओर झुकती है। तो आपकी जो नागरिक संस्कृति है वो लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता के लिए आवश्यक होती है। इसका कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है पश्चिमी केंद्रीकरण। जो आपका ये मॉडल है पश्चिमी लोकतंत्रों पर आधारित है और विकासशील देशों की विविध राजनीतिक संस्कृतियों को ठीक से नहीं दर्शाता है। सेकंड आपका सांस्कृतिक विविधता के अंदर देखिए आता है, जिसमें जो भारत जैसे बहुलतावादी समाज है उसमें आपके कई प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां एक साथ मौजूद होती है, जिससे कि जो आपका ये मॉडल है ये स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड जो आपका आता है वो परिवर्तनशीलता का भाव आता है, जिसमें जो राजनीतिक संस्कृति है वो समय, पीढ़ियों और राजनीतिक घटनाओं के अनुसार बदलती रहती है, और जो आपका ये मॉडल है आपका अपेक्षाकृत स्थिर संस्कृति को मानकर चलता है। तो उदाहरण के साथ देख लेते हैं, जैसे कि आपका भारत हो गया, तो भारत में आपकी जो राजनीतिक संस्कृति का मिश्रित रूप है वो हमें देखने को मिलता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कुछ हद तक आपका पारंपरिक संस्कृति है, जबकि शहरी युवा वर्ग में सहभागी संस्कृति बढ़ रही है। इसी तरीके से आपका अमेरिका में है, अमेरिका में आपका नागरिक संस्कृति का भी एक अच्छा उदाहरण है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपकी राजनीतिक संस्कृति है वो आपके समाज के राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है, और जो आपकी नागरिक संस्कृति है वो लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए आवश्यक होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे आधुनिकीकरण सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। साथ ही जो आपका आज का समय है, आज का जो विश्व है उसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने में हमारा आधुनिकीकरण सिद्धांत किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है उसको बताना है। साथ ही हमें आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में विवेचना करनी है और इसकी क्रियाविधि को भी समझाना है, और साथ ही इसकी सीमाएं बतानी है। तो सबसे पहले हम आपका इसका एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में आप लिखेंगे जो आपके ये आधुनिकीकरण सिद्धांत और विश्व व्यवस्था सिद्धांत हो गया, जो आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी होगा, ये जो आपके दोनों ही सिद्धांत हैं समाजों के विकास, वैश्विक असमानता और वैश्विक राजनीति आर्थिक संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण देखने से का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आपके इसके कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन कर देंगे। तो जो आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत है ये आपका 1950 और 1960 का जो दशक था उसमें इसका विकास हुआ था, और आधुनिकीकरण का उद्देश्य यही था कि पश्चिमी देश विकसित क्यों है और अन्य देश कैसे विकसित हो सकते हैं, इसको समझना ही आधुनिकीकरण का एक उद्देश्य था। और जो आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत है कहता है कि सभी समाज एक रैखिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की ओर। इसके कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है रैखिक विकास प्रक्रिया, जो कि सभी समाज पश्चिमी मॉडल को अपनाकर ही आधुनिक बन सकते हैं। सेकंड आपका आर्थिक विकास पर जोर आता है, जिसमें औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनको प्रगति का संकेत माना गया है। थर्ड आपका संस्थागत परिवर्तन आता है, जिसमें आधुनिकता के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का परिवर्तन भी आवश्यक होता है। अब हम आपका समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उपयोगिता देख लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे शिक्षा, तकनीक और औद्योगिकरण विकास में योगदान करते हैं, और जो नव उदारवाद और विश्व बैंक की जो नीतियां होती है वो इसी सोच पर प्रभावित होती है आपकी कि जो विकासशील देश है उसको पश्चिमी मॉडल अपनाना चाहिए। इसकी कुछ आलोचनाएं कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है यूरो केंद्रिक दृष्टिकोण। जिससे हमें पता चलता है कि पश्चिमी तरीका ही एकमात्र सही तरीका है, और जो आपका गैर पश्चिमी समाज है उसके अनूठी विकास पद्धतियों की उपेक्षा इसमें की जाती है। सेकंड आपका सांस्कृतिक विविधता के अंदर देखिए आता है, इसमें जो आपके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। थर्ड आपका निर्भरता और शोषण की उपेक्षा आती है। इसमें आपका जो उपनिवेशवाद और वैश्विक पूंजीवाद है उसने विकासशील देशों का शोषण किस प्रकार से किया गया इसमें ये नहीं बताया जाता है आपको।
फोर्थ आपका आता है एक पक्षीय सफलता की परिभाषा। जो विकास है वो केवल आर्थिक वृद्धि और उपभोग से जोड़ना इसके दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाता है। तो ये आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत हो गया। अब हम आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत देख लेते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देख लेते हैं। तो जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो आपके इमैनुअल वालरस्टेन माने जाते हैं। उन्होंने इसको 1970 के दशक में प्रतिपादित किया था। इसमें आपका अर्ध परिधि, परिधि और जो केंद्र है ये सभी में इसमें विभाजित होते हैं। इसकी कुछ जो मुख्य विशेषताएं है उसमें वैश्विक पूंजीवाद व्यवस्था, केंद्र और परिधि का विभाजन, ये सभी आते हैं। तो जो आपका वैश्विक पूंजी व्यवस्था होती है वो आर्थिक व्यवस्था का ये एक हिस्सा होती है और ये आपका पूंजीवाद पर आधारित होती है। तो इसमें केंद्र और परिधि का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है? तो जो आपका केंद्र होते हैं उसमें आपके विकसित देश होते हैं जो कि उच्च तकनीक पूंजी का नियंत्रण करते हैं, और जो परिधि देश होते हैं उसमें आपके विकासशील देश आते हैं, और अर्ध परिधि देश में आपके बीच की स्थिति आती है। उसमें आपका कभी तो शोषण होता है और कभी वे शोषण करते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो विकास के असमान पैटर्न आता है, जिसमें कुछ देशों का विकास देशों के पिछड़ेपन पर आधारित होता है। फिर हम आपका समकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो वैश्विक असमानता है उसमें कोई प्राकृतिक घटना नहीं होती है, बल्कि ये आपका ऐतिहासिक शोषण और आर्थिक संरचना का परिणाम भी होती है। साथ ही जो आपका MCNC हो गया, जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई, जैसे कि IMF हो गई, WTO हो गई, विश्व व्यापार संस्थाएं हो गई, ये कैसे प्रदेश देशों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखती है, ये इसके सिद्धांत में हमें ये भी बताया गया है। तो इसके सिद्धांत की आपकी कुछ सीमाएं भी है, जिसमें आपका सबसे पहला आर्थिक निर्धारणवाद आता है। तो जो आपका सिद्धांत है राजनीतिक संस्कृति और आंतरिक सामाजिक आंदोलनों को उतना महत्व नहीं देता है। सेकंड आपका जो आता है वो परिवर्तन की संभावना कम आता है। तो इसमें जो आपका ये सिद्धांत है ये आपका परिधेय देश हमेशा इसमें शोषित रहेंगे, जिससे कि आशय या परिवर्तन की संभावना को कम माना जाता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका अत्यधिक संरचनात्मक आता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और विचारों की भूमिका उसको सीमित करता है। तो ये आपकी कुछ सीमाएं हो गई। अब हम आपका तुलनात्मक दृष्टिकोण से निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें हम आपका सबसे पहले बिंदु देखेंगे, देन आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत देखेंगे, और फिर आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देखेंगे। तो मुख्य दृष्टिकोण आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत में रैखिक और प्रगतिशील विकास माना जाता है, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत में संरचनात्मक शोषण और वैश्विक विभाजन माना जाता है। मूल प्रेरणा आधुनिकीकरण सिद्धांत में पश्चिमी मॉडल को अपनाना होता है, और जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है उसमें वैश्विक पूंजीवाद की आलोचना की जाती है। आशावाद, इसमें आपका विकास संभव होता है, और विश्व व्यवस्था सिद्धांत में प्रत्येक देशों के लिए सीमित आशा होती है। आलोचना देख लेते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत में यूरो केंद्रिक और सांस्कृतिक दृष्टि होता है, और जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है वो अत्यधिक संरचनात्मक और राजनीतिक दृष्टि की इसमें कमी होती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका लिखे हैं जो आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत है वो विकास के आशावादी मॉडल को प्रस्तुत करता है, लेकिन पश्चिमी वर्चस्व को सही ठहराता है। साथ ही जो आपका विश्व व्यवस्था सिद्धांत है वो वैश्विक असमानता और शोषण को उजागर करता है, परंतु बदलाव की संभावना को सीमित मानता है। तो इसलिए जो आपके दोनों ही सिद्धांत हो गए, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और जो व्यापारिक सिद्धांत हो गए, ये आपके संयोजनात्मक विश्लेषण में ही हमें वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था को, जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें, देन आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे तुलनात्मक राजनीति के बदलते हुए स्वरूप और क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। साथ ही जो आपका तुलनात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति के बारे में पूछा गया है, और जो आपके तुलनात्मक राजनीति है वो विधि और विदर्शा का दोनों है, इसके बारे में भी हमसे पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम यही लिखेंगे जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है, इसमें हम आपका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्कृतियों, संस्थाओं और व्यवहारों की तुलना करते व्यापक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। और जो आपका तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, क्षेत्र हो गया, दृष्टिकोण हो गया, वे आपके परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ वे बदलते रहते हैं। और इसमें आपका न केवल शासन व्यवस्था, संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका अप्रोच मेथड भी आपका बन चुकी है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और स्वरूप। तो प्रकृति देख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है वो आपके वर्णनात्मक अध्ययन ही नहीं होती, बल्कि वो आपका अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक दिशा में भी विकसित होती है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका तुलनात्मक विधि का उपयोग आता है। तो इसमें आपका कंपैरिजन को एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में
इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो आपके विभिन्न प्रकार के देश होते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा जाता है। थर्ड जो आपका आता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण आता है, जिसमें आपका केवल पश्चिमी लोकतंत्रों तक ही सीमित नहीं होता, वो बल्कि आपका एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका के अनुभव है उनको भी इसमें शामिल करता है। अब हम आपका तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप देख लेते हैं।